इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि इस्राएल के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि ईरान के सबसे बड़े नेता, जी हां, मरहूम आयतुल्लाह खामेनी के बाद सबसे बड़े नेता अली लारिजानी को इस्राएल ने एक हमले में मौत के घाट उतार दिया है। I've just been updated by the Chief of Staff that the Secretary of the Supreme National Security Council, Larijani, and the head of the Basij, Iran's central repression apparatus, who is responsible for the massacre of the protesters, were eliminated last night and have joined the head of the annihilation program, Khamenei, along with all those eliminated from the axis of evil in the depths of hell. और अब उनकी शहादत के बाद पूरे मध्य पूर्व में जिस तरह आग लगने वाली है, आप और हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर यह खबर सच्ची है, और यह बहुत बड़ा अगर है, अगर यह खबर सच्ची है, क्योंकि इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भारतीय समय के मुताबिक 5 बज रहे हैं। अब तक ईरान ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है, मगर यह खबर CNN से लेकर BBC से लेकर AFP, रॉयटर्स, सभी जगह छाई हुई है और मैं उसकी चर्चा करूंगा। मैं आगे जाके आपको यह भी बतलाने वाला हूं दोस्तों कि इसके सामरिक मायने क्या हैं, इससे जंग किस तरह से बदलने वाली है, कौन थे अली लारिजानी, ये तमाम सवालात आपके सामने रखने वाला हूं। मगर एक एक करके दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, AFP ने कहा है यहां पे, Israel says it has killed Iran's powerful national security chief Ali Larijani in what would be a huge blow to the Islamic Republic as fresh strikes rock the Middle East from Tehran to Baghdad। यानी कि लगातार ईरान भी अपनी तरफ से हमले कर रहा है। और अब अंदाजा लगाइए दोस्तों कि हॉर्मुज की खाड़ी में क्या हालात होने वाले हैं। इसके अलावा अहम खबर यह है कि अब तक, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हां, जब इस्राएल इस बात का दावा कर रहा था कि हमने अली लारिजानी को मौत के घाट उतार दिया, तब उनके ट्विटर हैंडल से, उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स से यह बयान जारी हुआ था। जी हां, यह बयान जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारे जो नौसैनिक IRS देना में जो मारे गए नौसैनिक हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। अंग्रेजी में मैंने उसका अनुवाद किया है। ऑन द ओकेजन ऑफ द फ्यूनरल सेरेमनी ऑफ द वैलेंट मार्टियर्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान्स नेवी, their memory will forever remain in the hearts of the Iranian nation, and these martyrdoms will strengthen the foundation of Islamic Republic Army for years to come within the structure of the armed forces। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक भी कहा है और तेहरान के तमाम निवासियों से कहा है कि जो 84 नौसैनिक मारे गए थे भारतीय महासागर में, याद कीजिएगा दोस्तों, वो तमाम नौसैनिक भारत के मेहमान थे। भारत में एक समारोह हो रहा था, मिलन 2026, जब ये लोग वापस जा रहे थे तो एक अमेरिकी टॉर्पीडो ने इनकी जान ले ली थी। अब उनके सम्मान में ईरान में समारोह हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस्राएल की तरफ से खबर आती है कि अली लारिजानी को मौत की घाट उतार दिया गया है, मगर अली लारिजानी के ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल एक्स से यह बयान जारी करता है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, तमाम न्यूज चैनल्स की चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अल जजीरा में किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज आती है। यहां पर उनके संवाददाता 2 चीजें कहते हैं और दोनों चीजों पर गौर कीजिएगा। पहली बात, इस्राएल ऐसा करके कहीं ना कहीं इस जंग में अमेरिका को पूरी तरह से दफन कर देना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने क्या कहा था दोस्तों, आज सुबह उन्होंने कहा था कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी। मगर आप मुझे बताइए, अली लारिजानी, अगर उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया है, इसके बाद क्या आपको लगता है जंग रुकने वाली है? आपको अंदाजा नहीं है किस तरह का तूफान आने वाला है। यानी कि इस्राएल चाहता है कि अमेरिका इस जंग से बाहर ही ना निकल पाए। और सबसे बड़ी बात, यह ईरान के पॉलिटिकल सेटअप को एक करारा झटका है। देखिए अल जजीरा में उसकी क्या चर्चा हो रही थी। Saying that they cannot force the Iranians to take to the streets to topple the regime, that would be probably a goal that would be achieved after the war. But now with this assassination, we see them cracking down more and more on the regime's key leaders, seemingly as one way that they could keep the US involved in this war by showing that they are conducting strategic successes and showing that the regime could potentially fall, although we've been hearing from many Iranians
Iranian officials and analysts saying that the regime has been made and designed to survive such assassination attempts. But in Israel, all in all, there has been a celebratory tone of this attack. और न सिर्फ अल जजीरा दोस्तों, CNN में भी इसकी चर्चा थी। यानी कि यह खबर हर तरफ छाई हुई है। मगर जैसा मैं बता रहा हूं कि इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस बात की पुष्टि किसी ने नहीं की है। CNN में क्या चर्चा हो रही थी दोस्तों, गौर फरमाया जाए। Larijani was considered one of the most key decision makers, if not the primary decision maker in Iran right now, crucially on security issues, but on other issues as well. He was also one of the most vocal and visible members of Iran's leadership, and that put him not only right at the top of the decision-making power in the country, but also right at the top of Israel's target list. We saw that when we learned a short time ago that Israel had targeted Ali Larijani in a strike in Tehran on Monday night. And now we see the statement from Defense Minister Israel Katz that Larijani has been killed in that strike, according to an Israeli assessment. We haven't yet seen an announcement or confirmation from Iran at this point, but we have already in the past, over the course of the first 2.5 weeks of this war, seen Israel get ahead of the Iranians in announcing who they have successfully targeted and assassinated when it comes to Iran's leadership. और जैसे ही खबर आती है दोस्तों, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इस्राएल की तरफ से यह तस्वीर जारी की जाती है और इस तस्वीर में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हुक्म दे रहे हैं ईरान के तमाम बड़े बड़े अधिकारियों की हत्या का। यहां पर वो हुक्म दे रहे हैं, लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है, जैसे कि आप जानते हैं कि उनके अब तक जितने भी वीडियो आए हैं सबको AI जेनरेटेड बताया गया है। अब इस तस्वीर के बारे में भी कहा जा रहा है, कई यूजर्स ये कह रहे हैं कि यह भी पुरानी तस्वीर है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं, नहीं हैं, घायल हैं, क्या हालात है, इसको लेकर भी रहस्य बना हुआ है। और अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह तस्वीर जारी की जाती है जिस पर कई सवाल हैं। अब आपके जहन में दोस्तों यह सवाल होगा कि अब इसके बाद क्या असर पड़ने वाला है, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां क्या करेंगे। तो सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर क्या होगा ईरान में। अब अगर इस्राएल ने अली लारिजानी को मार दिया है तो प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां किसी और को नेशनल सिक्योरिटी का जिम्मा दे देंगे। इस्राएल और अमेरिका यह समझने में फेल हो रहे हैं कि ऐसे टैक्टिकल फायदे और टारगेट करके हत्या करने से IRGC द्वारा लड़ी जा रही जंग की दिशा नहीं बदलती। यह हत्या बस ट्रंप और नेतन्याहू के लिए काम आती है ताकि वो जंग के असली लक्ष्यों को हासिल ना कर पाने की नाकामी को छुपा सकें। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। क्योंकि आप क्या कह रहे थे कि हम ईरान में डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहते हैं, IRGC बदस्तूर बना हुआ है, उसका क्या होगा। तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स दोस्तों ये दावा कर रहे हैं और अब मैं आपको बताने वाला हूं 2 मुद्दे। पहला, उनकी पूरी जीवनी के बारे में, इस राइडर के साथ, इस चेतावनी के साथ कि अब तक ईरान ने उनकी मौत की पुष्टि नहीं की है। दूसरा, अगर उनकी मौत हुई है, और यह बहुत बड़ा अगर है, तो भविष्य में इसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि लारिजानी सही मायने में वार्ताकार थे। जैसा कि मैं इस कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूं, वो पूरी तरह से ईरानी सिस्टम में दफन थे, परमाणु नेगोशिएशंस का वो हिस्सा थे। इसके अलावा ईरान का जो स्टेट टेलीविजन थे उसके वो प्रमुख थे, वो लेबर मिनिस्टर थे। ये तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली थी, मगर अब उसके बावजूद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। यानी कि अब इस्राएल और अमेरिका से बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचा है। अगर इस्राएल और अमेरिकी साजिश कामयाब हो जाती है दोस्तों, तो आपको अंदाजा है कि ईरान के अंदर किस कदर अराजकता मचेगी, किस तरह के गृह युद्ध शुरू हो जाएंगे, किस तरह की कट्टरता बढ़ेगी, किस तरह से वहां के माइनॉरिटीज खतरे में आ जाएंगे, किस तरह से वो लोग जो स्वर्गीय खामेनी का विरोध कर रहे थे उन पर किस कदर जुल्म बढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि अमेरिका और इस्राएल इस दुनिया को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले कि अगर उनकी मौत हो गई है तो जंग की दिशा किस तरह से बदलेगी।
आइए देखते हैं। पहले बसिज के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी और उसके बाद अब ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी। इसराइल ने उनकी हत्या करने के बाद, उनकी शहादत के बाद इस जंग को ऐसा मोड़ दे दिया है जिसके बाद ईरान अब कहर बरपाने वाला है, मगर खुद आने वाले दिनों में ईरान के अंदर जबरदस्त अराजकता बढ़ने वाली है। बगैर वक्त बर्बाद किए मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इसका असर जंग पर क्या पड़ने वाला है। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके दोस्तों आ रहा है, सबसे बड़ा असर क्या होगा। तो गौर फरमाए दोस्तों, ईरान की तरफ से ये जो जंग थी, लारिजानी सबसे अहम चेहरा थे। गौर फरमाए, लारिजानी वो आदमी थे जो पूरी जंग को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उनके हटने से सिस्टम में कंट्रोल कम और केओस ज्यादा हो सकता है, मतलब जंग ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक हो जाएगी। अब आपके जहन में सवाल तुरंत क्या हो सकता है? ईरान बदला लेने के लिए ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले कर सकता है। अंदर की बात करें, यानी ईरान के अंदर कुछ समय के लिए कंफ्यूजन यानी असमंजस रहेगा कि फैसला कौन लेगा। IRGC आगे आ जाएगा। जी हां, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वो और ज्यादा उग्र होने वाला है और उसका क्या परिणाम होगा, गौर फरमाएं। यानी कम राजनीति, ज्यादा मिलिट्री एक्शन, और इसके बाद थोड़े समय बाद इसका क्या असर पड़ सकता है उस पर भी गौर फरमाया जाए। अब दो तरह की ताकतें लड़ेंगी। नंबर एक, हार्डलाइनर्स यानी सख्त रुख वाले, कहेंगे अब सिर्फ बदला लो, ज्यादा अटैक्स, होर्मुज पर दबाव, प्रॉक्सीज का इस्तेमाल। दूसरा, प्रैग्मेटिक यानी कि जो बातचीत चाहते हैं। उनका मेन नेता यानी कि लारिजानी चले गए, इसलिए उनकी ताकत कम हो जाएगी। यानी कि लारिजानी की मौत के बाद और बसिज कमांडर की मौत के बाद बातचीत की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। याद कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह जंग अभी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, मगर लारिजानी के मौत के बाद अब मान के चलिए दोस्तों, इसके बाद जो तूफान आने वाला है उसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और मोसाद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसके हमले से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। आपकी स्क्रीन पर अब गौर फरमाएं, अमेरिका और इस्राइल के लिए इसके क्या मायने हैं। शॉर्ट टर्म में उन्होंने एक बहुत बड़ा नेता हटा दिया, यानी कि टैक्टिकल फायदा, मगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अब बात करने के लिए कोई तजुर्बेकार आदमी नहीं है। डील करना मुश्किल हो जाएगा, यानी अभी फायदा, आगे चलकर मुश्किल। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आने वाले दिनों में जंग पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अब वो मैं आपको बहुत ही सरल अंदाज में समझाने वाला हूं। रास्ता नंबर एक, जल्दी लेकिन गंदी जंग। ईरान जोरदार जवाब देगा, फिर किसी तरह सीज फायर होगा जिसमें चीन और रशिया को भूमिका निभानी पड़ेगी, लेकिन डील बहुत रफ होगी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान ने वैसे ही सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो इसराइल को नाको चने चबवा रही है। अब इसके बाद ईरान जो है वो बौखला जाने वाला है, और उसके बाद क्या होने वाला है उस पूरे इलाके में। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात, तो ये बहुत अहम बात मैं कहने वाला हूं, ईरान ये पता लगाएगा कि लारिजानी और गुलाम रजा सुलेमानी, ये जो दोनों मौतें हुई हैं, जिन मिसाइलों से मौतें हुई हैं, क्या वो मिसाइलें खाड़ी देश से लॉन्च की गई थीं? क्योंकि अगर ये मिसाइलें खाड़ी देश से लॉन्च की गई हैं, यानी UAE, कतर, सऊदी अरब, अगर इनमें से किसी भी देश से मिसाइल लॉन्च की गई हो और अगर ईरान को पता चल जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान किस कदर बदला लेने वाला है। अब आगे गौर फरमाएं दोस्तों, रास्ता नंबर 2। अब आगे गौर फरमाएं दोस्तों, लंबी और खतरनाक जंग कैसे। आपके स्क्रीन पर हार्डलाइनर्स पूरी तरह से हावी हो जाएंगे, बातचीत बंद हो जाएगी, लगातार मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी अटैक्स, यूएस इजराइल भी हमले बढ़ाते रहेंगे, जंग लंबी खिंचती चलेगी। यानी कि लारिजानी हट गए तो जंग ज्यादा मिलिट्री हो जाएगी, नेगोशिएशंस मुश्किल हो जाएंगे, एस्केलेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। मगर आज आपके जहन में यह भी सवाल होगा दोस्तों कि लारिजानी कौन थे। इसमें दो राय नहीं है कि खामेनी की मौत के बाद वो ईरान के सबसे अहम नेताओं में से एक हैं। जैसे मैंने बताया, वो ईरान की तरफ से जंग को हैंडल कर रहे थे। ऐसे में वो शख्स जो ईरान का सबसे तजुर्बेकार चेहरा है, उनका जाना बहुत मायने रखता है।
अब गौर फरमाएं दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं उनकी पूरी जीवनी के बारे में। सबसे पहले शुरुआती जीवन और पढ़ाई। अली अर्दशीर लारिजानी का जन्म 3 जून 1958 को इराक के नजफ में हुआ था। वो एक बहुत प्रभावशाली धार्मिक परिवार से आते थे, जिनका संबंध ईरान के अमूल शहर से था। उनके पिता एक बड़े धर्मगुरु थे और उनके कई भाई भी ईरान की राजनीति और न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर रहे। उन्होंने तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से वेस्टर्न फिलॉसफी में मास्टर्स और पीएचडी किया। यानी उनके पास टेक्निकल और दार्शनिक दोनों तरह की समझ थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आईआरजीसी से वो किस तरह से जुड़े रहे और उनका क्या पॉलिटिकल करियर रहा। गौर फरमाएं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद उन्होंने आईआरजीसी ज्वाइन किया। ईरान इराक युद्ध के दौरान उन्होंने कमांडर के रूप में काम किया और सुरक्षा तंत्र से गहरे रिश्ते बनाए रखे। बाद में उन्होंने कई सरकारी पद संभाले, जैसे लेबर मंत्रालय, टेलीकॉम सेक्टर में डेप्यूटी मिनिस्टर्स। 1990 में वो कल्चरल मिनिस्टर रहे। फिर 1994 में ईरान के सरकारी टेलीविजन रेडियो IRIB के प्रमुख रहे, जहां वो करीब 10 साल रहे। इस दौरान वो सिस्टम के भरोसेमंद और लॉयल नेता के तौर पर उभरे। मगर क्या आप जानते हैं, लारिजानी की सबसे खास बात यह थी, जब ईरान परमाणु मुद्दे पर बातचीत कर रहा था, तब लारिजानी ईरान के चेहरे थे। जी हां, गौर फरमाएं, सिक्योरिटी चीफ और न्यूक्लियर नेगोशिएटर। कैसे? गौर फरमाइए। 2004 में अली खामेनी ने उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रतिनिधि बनाया। 2005 से 2007 के बीच वे उस काउंसिल के सेक्रेटरी रहे और ईरान के मुख्य न्यूक्लियर नेगोशिएटर बने। उन्होंने ईयू और बाकी देशों के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। उनका स्टाइल थोड़ा प्रैक्टिकल था। एक तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त रुख, दूसरी तरफ बातचीत के लिए तैयार। 2007 में उन्होंने राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद से मतभेद के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वो संसद के स्पीकर भी रहे और एक बहुत मजबूत पावर ब्रोकर भी। कैसे? आपकी स्क्रीन पर। 2008 में वो क्वाम से सांसद चुने गए और फिर संसद यानी मजलिस के स्पीकर बने। वो 12 साल 2008 से 2020 के बीच इस पद पर बने रहे। इस दौरान उन्होंने कंजर्वेटिव और मॉडरेट गुटों के बीच संतुलन बनाए रखा। 2015 के न्यूक्लियर डील को पास कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। धीरे धीरे वो सिस्टम के मैनेजर बन गए, जो अलग अलग गुटों को संभालते थे। मगर फिर उनका पतन भी हुआ, उनकी गिरावट भी आई। कैसे? इस पर गौर फरमाइए साहब। 2021 में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, जिससे वो कुछ समय के लिए साइडलाइन हो गए। लेकिन बाद में वे फिर से सिक्योरिटी सिस्टम में लौटे। 2025-26 में उन्हें फिर से सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया, यानी वो ईरान के टॉप सिक्योरिटी फैसले लेने वालों में शामिल हो गए। कई लोग उन्हें उस समय अनऑफिशियल स्ट्रॉन्गमैन भी कहते थे। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर हम उनकी अहमियत की बात करें तो क्या क्या चीजें सामने उभर कर आती हैं। लारिजानी ने आईआरजीसी कमांडर से लेकर कल्चर मिनिस्टर, मीडिया चीफ, न्यूक्लियर नेगोशिएटर, संसद के स्पीकर और टॉप सिक्योरिटी चीफ तक का सफर तय किया। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, खैर उनके अपने वजूद को लेकर ढेरों रहस्य हैं, अगर वो बातचीत करना चाहते थे ईरान से, तो इससे बेहतर ईरान के पास कोई चेहरा नहीं था। और अब जैसा कि खबरें आ रही हैं, जैसा कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह खबर अभी फिलहाल पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने यह दावा किया है, मगर जैसे जैसे जो जो अपडेट होते आएंगे हम वो आपके सामने पेश करेंगे। मगर इजराइल का जो दावा, बासिज के कमांडर की हत्या और उसके बाद अली लारिजानी की शहादत, यकीनन ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।